दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहां से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 22 साल पहले मैंने जिस बच्चे को अपने गेट से उठाया था, आज उसकी शादी थी। और उसकी विदाई के टाइम उसने मेरे कान में एक ऐसी बात कही जिसको सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसने मुझसे कहा कि मुझे उस दिन इस घर के गेट पर छोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा नाम रिया है। और जब मैं गुजरे हुए कल के बारे में सोचने लगती हूँ तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कान होती है, क्योंकि उस समय मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। मेरा परिवार बहुत अच्छा था और मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया गया कि मैं इस घर की बहू हूँ, बल्कि मुझे हमेशा इस घर की बेटी जैसा प्यार मिला। मेरे पति का नाम राज था और वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, साथ ही एक सफल बिजनेसमैन भी थे। उनका अपना अच्छा खासा काम था और वो सुबह जल्दी घर से निकल जाते थे और देर शाम वापस आते थे। लेकिन चाहे वो कितने भी बिजी क्यों ना हों, मेरे लिए हमेशा समय निकाल लेते थे। उनकी यही बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी। मेरे ससुर भी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। शहर में उनका भी काफ़ी नाम था। लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से इतना बड़ा मुकाम हासिल किया था। लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा सख्त था। वो कम बोलते थे और हमेशा अनुशासन में रहने वाले इंसान थे। घर में सभी लोग उनकी बात मानते थे। हालांकि वो बाहर से जितने सख्त दिखाई देते थे, अंदर से उतने ही अच्छे दिल के इंसान थे। वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करते थे और हमेशा परिवार के खुशी के बारे में सोचते थे। मेरी सास बिल्कुल उनके उलट थी। उनका स्वभाव बहुत ही प्यार भरा था। वो मुझे अपनी बेटी की तरह रखती थी। सुबह जब मैं उठती तो कई बार वो मेरे लिए खुद चाय बना देती थी और कहती थी कि बेटा, तुम अभी आराम कर लो, इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर मेरा दिल खुश हो जाता था, क्योंकि हर लड़की चाहती है कि उसे ससुराल में माँ जैसा प्यार मिले, और मुझे वो प्यार सच में मिला था। मेरा एक देवर भी था जिसका नाम राहुल था। वो पढ़ाई के लिए मुंबई गया हुआ था, इसलिए घर में कम ही रह पाता था। लेकिन जब भी उसका फ़ोन आता तो सबसे पहले मुझसे ही बात करता और हमेशा हंसते हुए कहता, भाभी आप अपना ध्यान रखा करो, ज़्यादा काम मत किया करो। उसकी बातें सुनकर मुझे हमेशा अपने छोटे भाई की याद आ जाती थी, क्योंकि उसने कभी मुझे भाभी नहीं बल्कि अपनी बड़ी बहन की तरह सम्मान दिया था। हमारे घर में प्यार की कभी कमी नहीं थी। हर त्योहार हम सब मिलकर मनाते थे, हर छोटी खुशी को साथ बैठकर बांटते थे। और इसी वजह से मुझे लगता था कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। हमारी शादी को पूरे 5 साल हो चुके थे। समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। लेकिन इन 5 सालों में एक कमी ऐसी थी जो हर खुशी के बीच कहीं न कहीं मुझे अंदर से परेशान करती रहती थी। और वो कमी थी मेरी खाली गोद की। शादी के इतने साल बाद भी मैं माँ नहीं बन पाई थी। शुरुआत में मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम दोनों चाहते थे कि पहले ज़िंदगी थोड़ा संभल जाए, फिर बच्चे के बारे में सोचेंगे। लेकिन जब साल बीतते गए और मेरी गोद फिर भी खाली रह गई, तब मेरे मन में डर पैदा होने लगा। धीरे धीरे रिश्तेदारों के सवाल बढ़ने लगे। कोई पूछता, अभी तक खुशखबरी नहीं मिली। कोई कहता, डॉक्टर को दिखाया या नहीं। कुछ लोग तो बिना सोचे समझे ऐसी बातें कह देते थे जो सीधे दिल पर लग जाती थी। मैं बाहर से मुस्कुरा देती थी, लेकिन रात को अपने कमरे में जाकर अकेले में बहुत रोती थी। मुझे लगता था शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। लेकिन ऐसे समय में राज हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने कभी मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया। जब भी मैं रोती तो वो मेरे पास बैठ जाते, मेरा हाथ पकड़कर कहते कि रिया, तुम खुद को दोष क्यों देती हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। हमें बस थोड़ा इंतज़ार करना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। उनकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिलता था। लेकिन एक औरत के दिल की जो इच्छा होती है माँ बनने की, वो चाह कितनी गहरी होती है, ये शायद वही समझ सकती है जो इस दर्द से गुजर रही हो। मैं हर दिन ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती थी कि मेरी झोली भी भर दो। मैं सुबह मंदिर जाती, दीपक जलाती, हाथ जोड़कर रोते हुए दुआ मांगती कि बस एक बार मुझे माँ बनने का सुख दे दो।
मैं सोमवार का व्रत रखती, मंगलवार को मंदिर जाती, गुरुवार को भी पूजा करती। जहाँ भी किसी ने बताया कि यहाँ मन्नत मांगने से मनोकामना पूरी होती है, मैं वहाँ ज़रूर गई। मुझे सिर्फ एक उम्मीद थी कि शायद किसी दिन ऊपर वाला मेरी भी सुन लेगा। मेरी सास भी मुझे कभी उदास नहीं होने देती थी। जब वो मुझे चुपचाप बैठे देखती तो मेरे पास आकर प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरती और कहती कि बेटा इतना मत सोचो, हर चीज़ का एक सही समय होता है। ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। तुम देखना, एक दिन यही घर बच्चे की किलकारियों से गूंजेगा। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन उन आंसुओं में थोड़ा भरोसा भी होता था, क्योंकि उनका प्यार बिल्कुल माँ जैसा था। राहुल भी जब मुंबई से फ़ोन करता तो सबसे पहले यही पूछता, भाभी आप ठीक है ना? फिर हंसते हुए कहता कि आप इतनी टेंशन मत लिया करो, जब मैं वापस आऊँगा तब तक मुझे उम्मीद है कि मुझे अपने छोटे से भतीजे या भतीजी को गोद में खिलाने का मौका मिलेगा। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा देती और कहती कि बस तुम्हारी यही दुआ सच हो जाए राहुल। राहुल हमेशा कहता कि भाभी ऊपर वाला सबकी सुनता है, आपकी भी ज़रूर सुनेगा, आप बस अपना ध्यान रखिए। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही थी कि मेरे ससुराल में किसी ने भी मुझे कभी ताना नहीं दिया, किसी ने कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं माँ नहीं बन पाई हूँ। सब लोग मेरा हौसला बढ़ाते थे, सब मुझे प्यार करते थे और यही प्यार मुझे हर दिन टूटने से बचा लेता था। मुझे लगता था कि अगर परिवार साथ हो तो इंसान सबसे बड़े दुख को भी सह सकता है, और मैं भी उसी उम्मीद के सहारे अपनी ज़िंदगी जी रही थी कि शायद एक दिन मेरी ज़िंदगी में भी वो खुशी आएगी जिसका मैं पिछले 5 साल से इंतज़ार कर रही थी। और फिर आखिरकार वो दिन आ गया जिसका मुझे कई सालों से बेसब्री से इंतज़ार था। उस सुबह मेरी तबीयत कुछ अलग सी लग रही थी, मुझे बार बार चक्कर आ रहे थे, हल्की सी कमज़ोरी महसूस हो रही थी और कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। पहले तो मुझे लगा कि शायद थकान की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन माँ जी ने मेरी हालत देखी तो उन्होंने तुरंत कहा, बेटा मुझे लगता है हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। मैंने भी उनकी बात मान ली और हम दोनों अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा। उन कुछ मिनटों का इंतज़ार मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मेरा दिल बहुत तेज़ तेज़ धड़क रहा था। मैं बार बार ऊपर वाले का नाम ले रही थी और मन ही मन यही दुआ कर रही थी कि इस बार कोई अच्छी खबर मिल जाए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए मेरे सामने आईं और उन्होंने कहा कि बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। इतना सुनते ही मेरी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मुझे अपनी ही बात पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने कई बार डॉक्टर से पूछा, सच में डॉक्टर मैं माँ बनने वाली हूँ? उन्होंने मुस्कुराकर फिर से हाँ कहा और मेरी सारी रिपोर्ट मेरे हाथ में दे दी। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर वाले ने मेरी सालों पुरानी दुआ सुन ली हो। मैं खुशी से रोए जा रही थी। माँ जी ने मुझे गले लगा लिया। उनकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले राज को ये खुशखबरी दी। जैसे ही राज ने ये बात सुनी, वो खुशी से मुझे गले लगाकर बोले, रिया आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है, मैं आज बहुत खुश हूँ। उन्होंने तुरंत ऊपर वाले का धन्यवाद किया और फिर मेरे माथे को चूम कर बोले, अब तुम सिर्फ अपना ध्यान रखोगी, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। बाबूजी को जब ये खबर मिली तो उनके चेहरे पर भी पहली बार मैंने ऐसी खुशी देखी जो शब्दों में बताना मुश्किल है। उन्होंने कहा, आज हमारा घर सच में पूरा हो गया। माँ जी तो खुशी के मारे बार बार ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी। वो पूरे घर में मिठाई बांट रही थी, हर किसी को फ़ोन करके ये खुशखबरी सुना रही थी। इतने सालों के बाद हमारे घर में सच में जश्न का माहौल था। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। मुझे लग रहा था जैसे मेरी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गई हैं। ऊपर वाले ने भले ही मुझे इंतज़ार करवाया, लेकिन आखिर मेरी झोली भर ही दी। इसी खुशी में घर पर एक छोटी सी पार्टी भी रखी गई। रिश्तेदार आए, पड़ोसी आए, सब लोग हमें बधाई दे रहे थे। उसी समय एक और खुशी की खबर भी घर में आई। राहुल की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और उसकी ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद वो हमेशा के लिए मुंबई से वापस घर आ गया था। जैसे ही उसे मेरे माँ बनने की खबर मिली, वो दौड़कर मेरे पास आया और हंसते हुए बोला, भाभी आखिर ऊपर वाले ने हमारी सुन ही ली। अब मैं अपने छोटे से भतीजे या भतीजे के साथ खूब खेलूंगा। उसकी बात सुनकर हम सब लोग हंस पड़े। घर में इतने दिनों के बाद इतनी खुशियां एक साथ आई थी कि हर कोई बहुत खुश था।
धीरे धीरे समय बीतने लगा। मेरी प्रेगनेंसी का हर महीना बहुत अच्छे से गुजर रहा था। माँ जी मुझे कोई भी काम नहीं करने देती थी। अगर मैं रसोई में चली जाती तो वो तुरंत मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले आती और कहती कि बेटा, तुम्हें सिर्फ आराम करना है, बाकी काम हम सब कर लेंगे, तुम अपने और बच्चे का ध्यान रखो। उनके चेहरे पर मेरे लिए माँ जैसी चिंता साफ दिखाई देती थी। राज भी मेरा हर पल ख्याल रखते थे। अगर मुझे रात में किसी चीज़ का मन कर जाता तो चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो, वो तुरंत बाहर जाकर मेरे लिए वो चीज़ लेकर आते। डॉक्टर की हर अपॉइंटमेंट पर वो खुद मेरे साथ जाते, मेरी दवाइयों का समय याद रखते और मुझे कभी किसी बात की चिंता नहीं होने देते। राहुल भी मुझे बहुत प्यार करता था। वो दिन में कई बार मेरे कमरे में आकर पूछता था कि भाभी, कुछ खाना है क्या आपको? अगर आपका कुछ खाने का मन है तो बताइए, मैं अभी लेकर आता हूँ। कभी मेरे लिए फल लेकर आता, कभी जूस बना देता, तो कभी मेरे साथ बैठकर बातें करता ताकि मेरा मन लगा रहे। मुझे उन सब का इतना प्यार देखकर हमेशा यही लगता था कि ऊपर वाले ने मुझे बहुत अच्छा परिवार दिया है। देखते ही देखते समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला और मेरे 9 महीने पूरे होने वाले थे। हम सब उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब हमारे घर में नन्हे बच्चे की पहली आवाज़ गूंजेगी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात अचानक मेरे पेट में बहुत तेज का दर्द शुरू हो गया। पहले तो मैंने सोचा शायद सामान्य दर्द होगा, लेकिन थोड़ी ही देर में दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। माँ जी घबरा गईं, बाबूजी भी तुरंत उठ गए। बाहर का मौसम बहुत ख़राब था, तेज़ बारिश हो रही थी, बिजली लगातार चमक रही थी और सड़कें लगभग खाली थीं। उसी समय राज किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हुए थे और राहुल भी किसी काम से घर से निकला हुआ था। जैसे ही राज को फ़ोन किया गया, वो बिना एक पल गवाए तुरंत घर पहुंचे। उन्होंने मुझे संभाल कर गाड़ी में बैठाया और जल्दी से अस्पताल की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर मैं दर्द से तड़प रही थी और राज मेरा हाथ पकड़कर मुझे हिम्मत दे रहे थे। वो बार बार कह रहे थे कि रिया, बस थोड़ा सा और, हम अस्पताल पहुंचने ही वाले हैं, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। बारिश इतनी तेज थी कि सामने ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और देखते ही देखते हमारी कार सड़क किनारे एक बड़े पेड़ से जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि जोरदार धमाका हुआ और कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। आसपास के लोग दौड़कर वहां पहुंचे। उन्होंने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को फोन किया, साथ ही हमारे घर पर भी खबर दी। बाबूजी और माँ जी जैसे ही ये खबर सुनकर वहां पहुंचे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने हमें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन राज इस दुनिया को छोड़ चुके थे। मेरे बच्चे को भी बचाया नहीं जा सका। मेरी गोद फिर से सूनी हो गई थी और मेरी पूरी दुनिया एक रात में ही उजड़ गई थी। कुछ घंटों बाद जब मुझे होश आया तो मैंने सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में पूछा, फिर राज के बारे में पूछा, लेकिन किसी की आंखों में जवाब नहीं था। माँ जी फूट फूट कर रो रही थी। बाबूजी चुपचाप सर झुकाए बैठे थे। राहुल की आंखें भी आंसुओं से भरी हुई थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मुझे सच बताए। आखिरकार जब मुझे सच्चाई का पता चला तो ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें ही रुक गई हों। मैं जोर जोर से रोने लगी, बार बार ऊपर वाले से पूछने लगी कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था। मैंने तो सिर्फ एक परिवार मांगा था, मैंने तो सिर्फ अपने बच्चे की खुशी मांगी थी, फिर मुझसे मेरा सब कुछ एक ही पल में क्यों छीन लिया गया। पहले इतने सालों तक माँ बनने का इंतजार करवाया और जब मेरी गोद भरने वाली थी तब मेरा बच्चा भी मुझसे छीन लिया और मेरा पति भी। मैं रोते रोते बस यही सोच रही थी कि आखिर ऊपर वाले ने मेरी ऐसी परीक्षा क्यों ली और मेरी खुशियों को मुझसे इतनी बेरहमी से क्यों छीन लिया। फिर पिताजी और माँ जी मुझे अपने साथ घर लेकर आ गए, लेकिन जिस घर से कभी हंसी की आवाज़ें आती थी उसी घर में अब हर तरफ सन्नाटा था। हर कोना मुझे राज की याद दिला रहा था। उनका कमरा, उनकी चीज़ें, उनकी मुस्कान, सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मैं जब भी अपने कमरे में जाती तो ऐसा लगता जैसे अभी दरवाज़ा खुलेगा और राज मुस्कुराते हुए अंदर आएंगे, लेकिन हर बार मेरी उम्मीद टूट जाती। मैं बिस्तर पर बैठकर घंटों रोती रहती। मेरी गोद भी सूनी हो चुकी थी और मेरा जीवन साथी भी मुझे छोड़कर जा चुका था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं अब किसके लिए जीऊँ। माँ जी खुद अपने बेटे को खो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो हर समय मेरे पास बैठी रहती,
मेरे सर पर हाथ फेरती और कहती कि बेटा, खुद को संभालो, अगर तुम टूट जाओगी तो हम सब भी टूट जाएंगे। बाबूजी बाहर से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन कई बार मैंने उन्हें अकेले बैठकर चुपचाप आंसू पोंछते हुए देखा था। उन्होंने अपने एक जवान बेटे को खो दिया था, उनका दर्द भी किसी से कम नहीं था, लेकिन फिर भी वो हमेशा मुझे हिम्मत देने की कोशिश करते थे। घर में पहले जैसी रौनक बिल्कुल खत्म हो गई थी, किसी का हंसने का मन ही नहीं करता था। सब लोग बस खामोशी से अपना दिन काट रहे थे। कुछ दिन के बाद राहुल भी वापस घर आ गया। जैसे ही उसे रास्ते में पूरी घटना के बारे में पता चला, उसकी आंखों से भी आंसू निकल आए। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले राज की तस्वीर के सामने सर झुकाया और फिर सीधे मेरे कमरे में आया। मुझे उस हालत में देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने मेरे पास बैठकर धीरे से कहा, भाभी, जो हो गया उसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन आप इस तरह खुद को खत्म मत कीजिए। भैया भी यही चाहते थे कि आप हिम्मत से जिंदगी जिएं। मैं जानता हूँ कि आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन हम सब आपके साथ हैं। आपको अकेले कुछ भी सहने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बातें सुनकर मैं फिर से रोने लगी, क्योंकि उस समय कोई भी शब्द मेरे दर्द को कम नहीं कर सकता था। धीरे धीरे दिन बीतते रहे, लेकिन मेरे जीवन में जैसे समय रुक सा गया था। मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, बस अपने कमरे में बैठी रहती, कभी ऊपर वाले की तस्वीर को देखती तो कभी राज की तस्वीर को, और यही सोचती कि आखिर ऊपर वाले ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एक रात की बात है, घर में सब लोग अपने अपने कमरों में थे। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, पूरा घर बिल्कुल शांत था। मैं भी अपने कमरे में अकेली बैठी राज की तस्वीर हाथ में लिए रो रही थी। तभी अचानक मुझे किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा शायद मुझे वहम हो रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद फिर वही आवाज़ सुनाई दी। इस बार आवाज़ साफ साफ हमारे घर के मुख्य गेट की तरफ से आ रही थी। मैं जल्दी से उठी और धीरे धीरे बाहर की तरफ गई। जब मैंने गेट के पास जाकर बाहर झांक कर देखा, तो वहां एक बहुत छोटी सी बच्ची कपड़े में लिपटी हुई जोर जोर से रो रही थी। उसे देखकर मेरा दिल कांप गया। इतनी छोटी सी बच्ची इस ठंडी रात में अकेली पड़ी थी, उसके आसपास कोई भी नहीं था। मैंने तुरंत गेट खोला और दौड़कर उसके पास गई। जैसे ही मैंने उसे अपनी गोद में उठाया, उसने रोना थोड़ा कम कर दिया। मैं उसे सीने से लगाकर अंदर ले आई। उसके छोटे छोटे हाथ ठंड से कांप रहे थे। मेरा दिल भर आया। मैं उसे बार बार अपने सीने से लगाए जा रही थी, जैसे पता नहीं कब से मेरा उससे कोई रिश्ता हो। माँ जी और बाबूजी भी बाहर आ गए। उन्होंने मुझे बच्ची के साथ देखा तो हैरान होकर बोले, बेटा, ये बच्ची किसकी है? इसे कहाँ से लेकर आई हो? मैंने आंखों में आंसू लिए कहा, पता नहीं पिताजी, कोई इसे हमारे घर के गेट पर छोड़ गया है। जब मैंने बाहर देखा तो वहां कोई भी नहीं था, सिर्फ ये बच्ची अकेली रो रही थी। बाबूजी ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां सच में कोई नहीं था। उन्होंने धीरे से कहा, पता नहीं किसकी बेटी है, किस मजबूरी में कोई इसे यहाँ पर छोड़कर गया होगा। तभी राहुल भी बाहर आ गया। उसने बच्ची को देखा और हैरानी से बोला, भाभी, ये बच्ची यहाँ कैसे आई? मैंने वही बात दोबारा बताई। फिर कुछ पल की खामोशी के बाद मैंने उस बच्ची को और मजबूती से सीने से लगाते हुए कहा, नहीं, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे लगता है ऊपर वाले ने इसे मेरे लिए भेजा है। शायद ऊपर वाले ने मेरी सूनी गोद भरने के लिए ही इसे मेरे दरवाजे तक पहुंचाया है। अब से ये मेरी बेटी होगी, मैं इसे अपनी बेटी बनाकर पालूंगी। मेरी बात सुनकर राहुल थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने धीरे से कहा, भाभी, हमें कुछ भी नहीं पता ये बच्ची किसकी है, कहाँ से आई है, इसके माँ बाप कौन हैं। बिना कुछ जाने हम इसे अपने घर में कैसे रख सकते हैं? सबसे पहले पुलिस को खबर करनी चाहिए या पता करना चाहिए कि कहीं कोई इसे ढूंढ तो नहीं रहा। लेकिन उस समय मेरा दिल किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। मैंने बच्ची को और कसकर अपनी गोद में लिया और कहा, अगर ये बच्ची इस घर में रहेगी तो मैं भी इसी घर में रहूंगी, लेकिन अगर इसे यहाँ से कहीं भेजा गया तो मैं भी इसके साथ इस घर से चली जाऊंगी। अब मैं इसे खुद से अलग नहीं कर सकती। ये कहते कहते मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। शायद मैं उस बच्ची में अपना खोया हुआ बच्चा देख रही थी। शायद ऊपर वाले ने मेरे टूटे हुए दिल को सहारा देने के लिए उसे मेरे पास भेजा था। मेरी बात सुनकर पूरे घर में फिर से सन्नाटा छा गया। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर बाबूजी धीरे धीरे मेरे पास आए। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और बहुत प्यार से कहा कि नहीं बेटी, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम इस घर की बहू नहीं,
हमारी बेटी हो, और अगर तुम्हारे दिल को इस बच्ची से सुकून मिलता है, तो आज से ये बच्ची भी इस घर की बेटी है। आज से ये मेरी पोती है और इसे कोई भी हमसे अलग नहीं करेगा। बाबूजी की ये बातें सुनते ही मैं फूट-फूट कर रो पड़ी। मुझे लगा जैसे इतने दिनों बाद पहली बार किसी ने मेरे टूटे हुए दिल पर मरहम लगाया हो। माँ जी भी आगे बढ़ीं। उन्होंने उस छोटी सी बच्ची के माथे को चूम लिया और प्यार से कहा, आज से ये हमारी पोती है और हम सब मिलकर इसे बहुत प्यार देंगे। राहुल ने भी बाबूजी की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराकर बोला, अगर आप सबने फैसला कर लिया है, तो फिर आज से ये मेरी भी भतीजी है। मैं भी इसका पूरा ध्यान रखूंगा। उसकी बात सुनकर पहली बार मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। मैंने उस छोटी सी बच्ची को अपनी बाहों में भर लिया, उसके माथे को चूमा और उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। उस रात कई दिनों बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी सूनी गोद में फिर से जिंदगी लौट आई हो, और मैं उस नन्ही सी बच्ची को सीने से लगाए बस उसे देखती रही, क्योंकि अब मुझे लगने लगा था कि शायद ऊपर वाले ने मुझसे सब कुछ छीनने के बाद मुझे जीने की एक नई वजह दे दी थी। मैंने उस छोटी सी बच्ची का नाम खुशी रखा था, क्योंकि मुझे लगा था कि वो सच में मेरी जिंदगी में खुशियां लेकर आई है। जिस दिन से वो मेरे जीवन में आई थी, उसी दिन से मेरे टूटे हुए दिल को जीने की एक नई वजह मिल गई थी। वो देखने में इतनी प्यारी थी कि जो भी उसे पहली बार देखता, बस उसे देखता ही रह जाता। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, गोल सा चेहरा और मासूम सी मुस्कान किसी का भी दिल जीत लेती थी। जब वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती थी, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी परेशानियां एक पल में खत्म हो गई हों। पहले मेरा कमरा हमेशा खामोश रहता था, लेकिन अब उसी कमरे में उसकी खिलखिलाहट गूंजती थी। पहले मैं हर रात रोते हुए सोती थी, लेकिन अब मैं उसके पास बैठकर उसे सुलाती और उसे देखते देखते खुद भी मुस्कुरा देती थी। धीरे धीरे मेरी जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी थी। अब सुबह उठते ही सबसे पहले मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती कि उन्होंने मुझे जीने की एक वजह दी। फिर मैं खुशी को अपनी गोद में उठाकर तैयार करती, उसको छोटे छोटे कपड़े पहनाती, उसके बाल बनाती और उसे लेकर पूरे घर में घूमती। माँ जी और बाबूजी भी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते थे। माँ जी हर दिन उसके लिए कुछ नया बनाती, कभी खीर, कभी हलवा, तो कभी उसकी पसंद की कोई चीज़। और बाबूजी तो जैसे उसके बिना रह ही नहीं पाते थे। जैसे ही वो ऑफिस से घर आते, सबसे पहले आवाज़ लगाते, मेरी गुड़िया कहाँ है? और खुशी भागती हुई उनके पास चली जाती। वो उसे गोद में उठा लेते और पूरे घर में घुमाते रहते। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि वो इस घर में जन्मी नहीं है। ऐसा लगता था जैसे वो हमेशा से इसी परिवार का हिस्सा रही हो। धीरे धीरे समय गुजरता गया और खुशी भी बड़ी होने लगी। उसने चलना सीखा, फिर धीरे धीरे बोलना भी सीख गई। जिस दिन उसने पहली बार अपनी तोतली सी जुबान से मुझे माँ कहा, उस दिन मैं अपने आंसू रोक ही नहीं पाई। मैंने उसे सीने से लगा लिया और बहुत देर तक रोती रही। लेकिन उस दिन मेरी आंखों में दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। मुझे लगा जैसे ऊपर वाले ने मुझसे मेरा बच्चा छीनकर फिर उसी एहसास को किसी और रूप में वापस भेज दिया। उसके मुंह से माँ सुनते ही मेरे दिल के सारे पुराने जख्म जैसे भरने लगे थे। वो मुझे हर समय माँ कहकर बुलाती रहती और मैं हर बार उसे अपने गले से लगा लेती। माँ जी को वो दादी कहती थी और बाबूजी को दादा। जैसे ही वो अपनी मीठी सी आवाज़ में दादी या दादा कहती, तो दोनों खुशी से खिल उठते थे। बाबूजी कहते कि हमारी पोती तो पूरे घर की जान है, और सच भी यही था। पूरा घर उसी के आसपास घूमता था। राहुल भी शुरू में थोड़ा संकोच करता था, क्योंकि जब खुशी पहली बार घर आई थी, तब वही सबसे ज़्यादा सवाल कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसका भी दिल पूरी तरह से बदल गया। खुशी ने अपने मासूम प्यार से सबका दिल जीत लिया था। वो राहुल को कभी कभी चाचू, तो कभी कभी अपनी तोतली जुबान में मम्मा जैसा कुछ कह देती थी, और उसकी बात सुनकर राहुल हंसने लगता। पहले जो दूरी उसके मन में थी, वो धीरे धीरे खत्म हो गई। अब वो ऑफिस से लौटते समय उसके लिए खिलौने लेकर आता, कभी चॉकलेट, कभी आइसक्रीम, तो कभी रंग बिरंगी गुड़िया लेकर आता। खुशी भी उसे देखते ही दौड़कर उसकी गोद में चढ़ जाती। दोनों घंटों साथ खेलते रहते। पूरे घर में उनकी हंसी गूंजती रहती। उन्हें देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। मुझे लगता था कि ऊपर वाले ने मेरे परिवार को फिर से मुस्कुराने की वजह दे दी है। देखते ही देखते 4 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। खुशी अब समझदार भी होने लगी थी। वो बहुत ही प्यारी और बहुत संस्कारी बच्ची थी। सबका आदर करती थी और हर किसी से प्यार से बात करती थी। उसे देखकर कोई भी यही कहता
कि इसकी परवरिश बहुत अच्छे से हुई है। ये बात सुनकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता, क्योंकि मैंने उसे पूरे दिल से पाला था। मेरे लिए वो सिर्फ एक बच्ची नहीं थी, वो मेरी पूरी दुनिया थी, मेरी सांसों की वजह थी, मेरी हर खुशी उसी से जुड़ी हुई थी। इसी बीच समय के साथ राहुल भी बड़ा हो गया था। अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, इसलिए बाबूजी ने उसके लिए एक अच्छे परिवार की लड़की देखी और कुछ समय के बाद उसकी शादी कर दी। लड़की का नाम प्रिया था। शुरू शुरू में प्रिया का व्यवहार बहुत अच्छा था। वो सबसे प्यार से बात करती थी और मेरे साथ भी काफ़ी सम्मान से पेश आती थी। मुझे लगा था कि अब हमारे परिवार में एक और बेटी आ गई है। खुशी भी शुरू में उसके पास जाती थी, उसके साथ खेलने की कोशिश करती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे प्रिया के व्यवहार में बदलाव दिखाई देने लगा। पहले उसने खुशी से दूरी बनानी शुरू की, फिर वो उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करती थी। अगर खुशी उसके कमरे में चली जाती, तो वो किसी न किसी बहाने उसे बाहर भेज देती थी। शुरुआत में मैंने सोचा कि उसे समय चाहिए, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसकी बातें मुझे चुभने लगीं। एक दिन मैंने उसे किसी रिश्तेदार से कहते हुए सुना कि पता नहीं ये बच्ची किसकी है और इसे इस घर में क्यों रखा हुआ है भाभी ने। न जाने कहाँ से उठाकर ले आई हैं और सब लोग इसे अपनी बेटी और पोती मानकर बैठे हैं। मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन मैंने उस समय कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती थी। धीरे धीरे प्रिया खुलकर खुशी के खिलाफ बोलने लगी। वो कहती थी, ये इस घर का हिस्सा नहीं है, इसका हमारे परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, पता नहीं किसका खून है और सब लोग इसे सर पर चढ़ाकर रखते हैं। उसके मुंह से बार बार ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल टूट जाता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरी बेटी का नहीं बल्कि मेरे दिल का अपमान कर रहा हो, क्योंकि खुशी भले ही मेरे खून से नहीं थी, लेकिन उससे बड़ा रिश्ता मेरा उसके साथ कोई नहीं था। वो मेरी बेटी थी और हमेशा रहेगी। कई बार मेरा मन करता था कि मैं प्रिया को बहुत कुछ कहूँ से समझाऊं कि इंसान की पहचान उसके खून से नहीं बल्कि उसके संस्कार और उसके दिल से होती है, लेकिन फिर मैं खुद को रोक लेती, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि परिवार में मेरी वजह से कोई लड़ाई झगड़ा हो। जब भी प्रिया खुशी के बारे में कुछ गलत कहती, मैं चुपचाप अपनी बेटी का हाथ पकड़ती, उसे अपने कमरे में ले आती और उसके साथ बैठ जाती। खुशी अभी भी छोटी थी, उसे पूरी बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन कई बार वो मेरी आंखों में आंसू देखकर पूछती थी कि माँ, आप रो क्यों रही हो? तब मैं मुस्कुराकर उसके गाल पर हाथ फेरती और कहती कि नहीं बेटा, मैं रो नहीं रही, मेरी राजकुमारी मेरे साथ है ना, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। और फिर मैं उसे सीने से लगा लेती, क्योंकि मुझे पता था कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मेरे लिए मेरी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी खुशी थी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और देखते ही देखते साल कैसे निकल गए, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। मेरी बेटी खुशी अब पहले जैसी छोटी नहीं रही थी, वो धीरे धीरे बहुत समझदार होती जा रही थी। इसी बीच राहुल की भी शादीशुदा जिंदगी आगे बढ़ी और कुछ सालों बाद उसके घर एक बेटा और एक बेटी ने जन्म लिया। पूरे घर में फिर से बच्चों की हंसी गूंजने लगी, लेकिन एक चीज अभी भी नहीं बदली थी और वो थी प्रिया का व्यवहार। इतने साल गुजर जाने के बाद भी उसने कभी खुशी को इस घर का हिस्सा नहीं माना। उसके दिल में आज भी वही भेदभाव था जो अपने दोनों बच्चों और मेरी बेटी के बीच हमेशा फर्क करती थी। मगर अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा लाती तो खुशी के लिए कभी कुछ नहीं लाती। अगर उसके बच्चे खेल रहे होते और उनके पास खुशी चली जाती, तो वो तुरंत उन्हें अंदर बुला लेती और कहती कि तुम लोग इसके साथ मत खेला करो। खुशी को ये बात धीरे धीरे समझ आने लगी, लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वो बस चुपचाप मुस्कुराकर अपने कमरे में चली जाती थी। उसकी यही आदत मुझे सबसे ज़्यादा दुख देती थी, क्योंकि वो अपने मन का दर्द कभी किसी को नहीं बताती थी। प्रिया ने तो अपने बच्चों को भी साफ मना कर दिया था कि वो खुशी से ज़्यादा बात ना करें। मैं कई बार ये सब अपनी आंखों से देखती थी, लेकिन फिर भी शांति के लिए चुप रह जाती थी। पिताजी ने कई बार प्रिया को समझाया कि बेटी, इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं उसके संस्कारों से होती है और खुशी इस घर की सबसे संस्कारी बेटी है। लेकिन प्रिया हर बार उनकी बात अनसुनी कर देती। राहुल भी अपनी पत्नी को बहुत समझाता था। वो कहता कि खुशी मेरी भाभी की बेटी ही नहीं, हमारी भी बेटी जैसी है, उसे कभी पराया मत समझो। लेकिन प्रिया पर किसी बात का कोई असर नहीं होता था। उसकी सोच जैसी थी वैसी ही रही। मैंने धीरे धीरे उससे बात करना लगभग बंद कर दिया था। मैं सिर्फ उतना ही बात करती जितनी ज़रूरी होती, बाकी अपना सारा समय अपनी बेटी खुशी के साथ बिताती थी। वैसे तो घर में माँ जी, बाबूजी और राहुल मुझे बहुत प्यार करते थे,
लेकिन प्रिया की वजह से कई बार मुझे अपने ही घर में अजीब सा महसूस होने लगा था। फिर भी मैंने कभी घर छोड़ने का नहीं सोचा, क्योंकि मुझे पता था कि यही मेरी बेटी का घर भी है। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और देखते ही देखते मेरी नन्ही सी खुशी कब बड़ी हो गई, मुझे खुद को पता ही नहीं चला। अब वो पूरे 22 साल की हो चुकी थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा हर जगह होने लगी थी। जो भी उसे देखता बस उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा गर्व उसकी खूबसूरती पर नहीं, बल्कि अपने संस्कारों पर था। उसने हमेशा बड़ों की इज्जत की, सबसे प्यार से बात की और कभी किसी के लिए एक गलत शब्द भी नहीं कहा। शायद यही वजह थी कि जो भी रिश्ता मेरे लिए आता, वो लोग सिर्फ उसकी सुंदरता ही नहीं, बल्कि उसके स्वभाव की भी तारीफ करते थे। एक दिन उसके लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आया। लड़का एक समझदार और सफल बिजनेसमैन था। उसका परिवार भी बहुत अच्छा था। उन्होंने खुशी को देखा और पहली ही मुलाकात में उसे पसंद कर लिया। बाबूजी ने भी लड़के और उसके परिवार के बारे में अच्छी तरह जानकारी ली। सब कुछ ठीक लगा तो उन्होंने खुशी से पूछा कि बेटा, अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो हम ये रिश्ता पक्का कर दें। खुशी ने मेरी तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर धीरे से हाँ कह दिया। उसकी आंखों में शर्म भी थी और एक नए जीवन की हल्की सी घबराहट भी थी। कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों की सहमति से शादी तय हो गई और फिर शादी हुई। शादी की तैयारियां, पूरा घर फिर से खुशियों से भर गया। रिश्तेदार आने लगे, घर को सजाया गया, हर तरफ हंसी और रौनक थी। मैं अपनी बेटी की शादी की हर तैयारी अपने हाथों से कर रही थी। उसकी पसंद के कपड़े, गहने और हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रख रही थी। शादी वाले दिन जब मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों से दुल्हन बनाया, तो कुछ पल के लिए मैं उसे बस देखती रह गई। लाल जोड़े में वो बिल्कुल किसी परी जैसी लग रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। खुशी ने मुस्कुराकर मेरा हाथ पकड़ा और बोली, माँ, आज आप रोइए मत, आज तो आपको खुश होना चाहिए। मैंने उसके माथे को चूम लिया, लेकिन माँ का दिल कैसे मानता। आखिर जिसे मैंने अपनी गोद में खिलाया था, आज वही बेटी अपने नए घर जाने वाली थी। शादी की सारी रस्में खुशी खुशी पूरी हुई। बाबूजी ने बड़े प्यार से उसका कन्यादान किया और पूरे समय ऊपर वाले से उसकी खुशहाल जिंदगी की दुआ करते रहे। जब सारी रस्में खत्म हो गईं, तो आखिर वो पल भी आ गया जिसका डर हर माँ को होता है, विदाई का समय। जैसे ही आया, खुशी मुझसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। वो बार बार यही कह रही थी कि माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं भी उसे कसकर गले लगाए रो रही थी। मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, सिर्फ आंसू बह रहे थे। राहुल भी अपनी भतीजी को गले लगाकर रो पड़ा। उसने कहा, बेटा, हमेशा खुश रहना। अगर कभी भी हमारी याद आए तो बिना सोचे समझे इस घर में चली आना। ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा। माँ जी और बाबूजी की आंखें भी नम थीं। पूरे घर का माहौल भावुक हो गया था। मैं बार बार अपनी बेटी का चेहरा देख रही थी और सोच रही थी कि कल तक जो छोटी सी बच्ची मेरी उंगली पकड़कर चलना सीख रही थी, आज वही अपनी नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा रही है। आखिर मेरी वो नन्ही सी बेटी इतनी जल्दी कब बड़ी हो गई, मुझे सच में पता ही नहीं चला। जब वो कार में बैठी तो उसकी नज़रें लगातार मेरी तरफ थीं और मेरी नज़रें सिर्फ उसी पर टिकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा मुझसे धीरे धीरे दूर जा रहा हो। जाते हुए भी वो बहुत रो रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी विदाई की गाड़ी आगे बढ़ने लगी, उसने अचानक ड्राइवर को रुकने के लिए कहा और जल्दी से गाड़ी से उतरकर भागती हुई मेरी तरफ आई। उसने आते ही मुझे कसकर गले लगा लिया। मैं भी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसे अपनी बाहों में भर लिया। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं बस ये सोच रही थी कि जिस बच्ची को मैंने एक रात अपने घर के गेट से उठाया था, आज वही इतनी बड़ी हो गई है कि अपने नए घर जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा हिस्सा मुझसे दूर हो रहा हो। तभी उसने मेरे कान के पास अपना चेहरा लाकर बहुत धीमी आवाज में कहा, माँ, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात कहनी है। ये सुनते ही मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं के पीछे कोई गहरा दर्द भी था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, माँ, उस रात मुझे इस घर के गेट पर छोड़ के जाने वाला कोई और नहीं बल्कि राहुल चाचा थे, और वही मेरे सगे पिता हैं। उसकी ये बात सुनते ही मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मेरे हाथ पैर कांपने लगे और कुछ पल के लिए मुझे लगा कि शायद मैंने गलत सुन लिया है। मैं उसे बस देखती रह गई। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, माँ, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। मुझे ये बात कुछ दिन पहले ही पता चली है। मैं आपको सब सच बताना चाहती हूँ।
उसने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, माँ, हमारे घर के ऊपर वाले फ्लोर पर जो पुराना स्टोर रूम है ना, मैं कुछ दिन पहले उसकी सफाई कर रही थी। वहाँ एक पुरानी अलमारी रखी थी जिस पर जंग लगा हुआ ताला था। मैंने ऐसे ही उसे खींचा तो वो ताला टूट गया। जब मैंने अलमारी खोली तो उसके अंदर बहुत पुरानी चीज़ों के साथ एक डायरी भी रखी हुई थी। पहले तो मैंने उसे वापस रखने की सोची, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मैंने उसका पहला पन्ना खोल दिया। जैसे ही मैंने वो पढ़ना शुरू किया, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस डायरी की शुरुआत इन शब्दों से हुई थी कि मैं राहुल हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा गुनाह किया है और शायद मुझे कभी इसकी माफ़ी नहीं मिलेगी। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि मेरी अपनी बेटी इसी घर में रहकर भी मुझे चाचा कहती है और मैं उसे कभी बेटी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं बहुत कमज़ोर निकला। मैं अपने ही डर के सामने हार गया। उसके बाद डायरी में राहुल ने अपनी पूरी कहानी लिखी थी। उसने लिखा था कि जब वो मुंबई में पढ़ाई कर रहा था, तब उसे अपनी कॉलेज की एक लड़की से प्यार हो गया था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते थे। उनका रिश्ता कई साल तक चला। फिर एक दिन वो लड़की गर्भवती हो गई। उसने राहुल से कहा कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन राहुल अपने पिता से बहुत डरता था। उसे लगता था कि बाबूजी कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे परिवार की समाज में बहुत इज्जत थी और बाबूजी अपने सिद्धांतों के लिए जाने जाते थे। राहुल को डर था कि अगर उसने सच बता दिया तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा। इसलिए वो बार बार उस लड़की से झूठ बोलता रहा कि बस थोड़ा सा इंतज़ार और कर लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर पढ़ाई ख़त्म होने पर वो उस लड़की को अपने साथ इस शहर में ले आया, लेकिन घर पर लाने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए उसने उसे एक होटल में ठहरा दिया और खुद घर आ गया। डायरी में आगे लिखा था कि उसी दौरान उसे पता चला कि भाभी, यानी कि मैं माँ बनने वाली हूँ और पूरे परिवार में खुशियाँ थी। फिर वो रात आई जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी। उसी रात उसकी गर्लफ्रेंड को भी प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। राहुल घर वालों से किसी दोस्त का बहाना बनाकर निकल गया और उसे अस्पताल ले जाने लगा, लेकिन रास्ते में ही बहुत देर हो गई और उसने अस्पताल पहुंचने से पहले ही एक बच्ची को जन्म दे दिया। लड़की की हालत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन बच्ची बच गई। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करें। तभी उसे फ़ोन आया कि मेरे और राज के साथ हादसा हो गया। वो तुरंत अस्पताल पहुंचा, जहां उसे पता चला कि उसका बड़ा भाई इस दुनिया में नहीं रहा और मेरा बच्चा भी नहीं बच सका। ये सुनकर उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया। फिर उसने डायरी में लिखा था कि उसी समय उसके मन में ख्याल आया। उसे लगा कि अगर वो अपनी बेटी को हमारे घर के गेट पर छोड़ देगा तो शायद मेरे अंदर की माँ जाग जाएगी और मैं उस बच्ची को अपना लूंगी। उसने लिखा था कि उसे पूरा भरोसा था कि भाभी किसी मासूम बच्ची को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। इसलिए उसने अपनी नवजात बेटी को रात के अंधेरे में हमारे घर के गेट पर छोड़ दिया और वहां से चला गया। उसने ये भी लिखा था कि उसे अपने इस फैसले पर हर दिन पछतावा होता रहा, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसकी बेटी को दुनिया की सबसे अच्छी माँ मिल गई। उसने लिखा था कि भाभी ने मेरी बेटी को जितना प्यार दिया, उतना शायद मैं कभी भी नहीं दे पाता। मैं हर दिन उसे अपनी बेटी की तरह पलते हुए देखता रहा, लेकिन सच बताने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाया। मुझे अपनी कायरता पर शर्म आती है। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसे बेटी कहने का हक मैंने खुद अपने हाथों से खो दिया है। अगर कभी ये डायरी उसके हाथ लग जाए तो शायद उसे पता चल जाए कि उसका असली पिता कौन है, लेकिन मेरे गुनाह की कोई माफ़ी नहीं है। खुशी ने रोते हुए कहा, माँ, जब मैंने ये सब पढ़ा तो मेरी पूरी दुनिया बदल गई। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि किस पर विश्वास करूं, इसलिए मैंने डायरी वापस रख दी। लेकिन आज अपनी विदाई से पहले मैं ये सच आपसे छिपाकर नहीं जा सकती थी। उसकी बात खत्म होते ही वहां मौजूद हम सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबूजी वहीं पास की कुर्सी पर बैठ गए। उनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। माँ जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बार बार ऊपर वाले का नाम ले रही थी। मैं खुद बिल्कुल पत्थर की खड़ी थी। मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया था। तभी सबकी नज़र राहुल पर गई। उसका सर शर्म से झुका हुआ था। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसके पास अपने बचाव में कहने के लिए एक शब्द भी नहीं था। दूसरी तरफ प्रिया और उसके दोनों बच्चे भी एक कोने में खड़े थे। सब सुन रहे थे। पूरे घर में सन्नाटा छा गया था, जैसे किसी ने समय को ही रोक दिया हो। फिर खुशी ने अपने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, मैं आज इस घर से विदा होकर जा रही हूँ, लेकिन न जाने ये सच सबके सामने लाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। अगर मैं बिना कुछ कहे चली जाती तो ये बोझ सारी जिंदगी मेरे दिल पर रहता और कभी मैं खुद को माफ नहीं कर पाती।
इतना कहकर वो अंदर अपने कमरे में गई और कुछ ही देर के बाद हाथ में वही पुरानी डायरी लेकर वापस आई। उसने डायरी बाबूजी के हाथ में दे दी। बाबूजी ने कांपते हुए हाथों से उसे खोला। जैसे जैसे वो हर पन्ना पढ़ते गए, उनके चेहरे का रंग बदलता गया। उनकी आंखों में गुस्सा भी था, दर्द भी था और अपने बेटे के लिए गहरी निराशा भी थी। उन्होंने डायरी बंद की और बिना एक पल रुके राहुल के पास पहुंचे। अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ राहुल के गाल पर पड़ा। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। बाबूजी गुस्से से कांप रहे थे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, नालायक, तूने आज हमारा सर शर्म से झुका दिया। तूने हमारे पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मुझे कभी सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा अपना बेटा इतना बड़ा सच हम सबसे छिपा सकता है। मुझे हमेशा तुझ पर गर्व था। मैं लोगों से कहता था कि मेरा बेटा बहुत समझदार है, लेकिन आज पता चला कि तू कितना गिरा हुआ इंसान निकला। अगर तुझसे गलती हो भी गई थी तो एक बार हमारे पास आता, हमें सच बोलता। क्या पता हम नाराज होते, लेकिन उस मासूम बच्चे को कभी ठुकराते नहीं। हम उसे उसी दिन अपना लेते। लेकिन तूने अपने डर और अपनी कमजोरी में एक नवजात बच्ची को रात के अंधेरे में घर के बाहर छोड़ दिया। अगर उस रात कोई उसे उठा ले जाता, अगर कोई गलत इंसान उसे अपने साथ ले जाता और अगर उसे कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? बोल राहुल, जवाब दे। बाबूजी की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, लेकिन राहुल सर झुकाए खड़ा रहा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके पास अपने किए का कोई जवाब नहीं था। बाबूजी ने फिर गुस्से में कहा, निकल जा मेरी नजरों के सामने से। आज से इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैं एक ऐसे बेटे का चेहरा भी नहीं देखना चाहता जिसने अपनी ही बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय किया हो। बाबूजी की बात सुनकर मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। मैं धीरे धीरे राहुल के सामने गई। उसने मेरी तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही मैंने भी उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मेरी आवाज दर्द और गुस्से से कांप रही थी। मैंने कहा, राहुल, मुझे हमेशा लगता था कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। तुमने खुशी को भी हमेशा प्यार दिया। लेकिन आज पता चला कि ये सब तुम्हारे गुनाह का बोझ था। तुमने सिर्फ खुद को बचाने के लिए अपनी ही मासूम बेटी को घर के गेट पर छोड़ दिया। कि एक बार भी तुम्हारे दिल में ये ख्याल नहीं आया कि अगर उस रात मैं उसे नहीं उठाती तो क्या होता? अगर कोई उसे बेच देता, अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाता, अगर कोई उसे हमेशा के लिए हमसे दूर ले जाता तो क्या तुम सारी जिंदगी खुद को माफ कर पाते? तुमने एक बाप होकर अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे किया? मैंने उसे अपने खून से नहीं जन्म दिया, लेकिन उसकी हर सांस से उसे पाला है। उसकी हर खुशी, हर आंसू, हर मुस्कान मेरी अपनी है। आज ये याद रखना। उससे बात करने की कोशिश भी मत करना। वो सिर्फ मेरी बेटी है। मैंने उसे माँ का प्यार दिया है और वही रिश्ता सबसे बड़ा है। मेरी बात सुनकर राहुल फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन अब उसके आंसुओं का कोई मतलब नहीं रह गया था। तभी खुशी मेरे पास आई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। मेरे लिए दुनिया में अगर कोई माँ है तो वो सिर्फ आप हो। जिसने मुझे जन्म दिया वो मेरी माँ हो सकती है, लेकिन जिसने मुझे प्यार दिया, जिसने मुझे चलना सिखाया, जिसने मुझे हर दुख से बचाया, जिसने मुझे अपनी जान से ज्यादा चाहा, वो सिर्फ आप हो। मैं इस आदमी को अपना पिता नहीं मानती, मैं सिर्फ आपको अपनी माँ मानती हूँ। इतना कहकर वो मेरे गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। मैंने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे ऊपर वाले ने फिर से मेरा रिश्ता मेरी बेटी से और ज्यादा मजबूत कर दिया हो। तभी प्रिया भी धीरे धीरे राहुल के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें भी आंसुओं से भरी थी, लेकिन उन आंसुओं में दुख से ज्यादा धोखा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, राहुल, तुमने सिर्फ इस परिवार से नहीं बल्कि मुझसे भी झूठ बोला। तुमने मुझसे अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच छिपाया है। इतने साल तुम्हारे साथ रही और मुझे कभी पता भी नहीं चल सका कि तुम्हारी एक बेटी है। तुमने मुझे धोखा दिया और अपने बच्चों को भी। आज मुझे समझ आ गया कि इंसान की असली पहचान क्या होती है। इतना कहकर उसने अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और बोली, मैं इस वक्त इस घर से जा रही हूँ। मुझे कुछ समय चाहिए, क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान के साथ एक पल भी नहीं रह सकती जिसने अपनी ही बेटी को दुनिया के भरोसे छोड़ दिया था। अगर तुम अपनी सगी बेटी के नहीं हो सके तो किसी और के क्या होगे? ये कहकर वो अपने बच्चों को लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। राहुल बस उसे जाता हुआ देखता रह गया। उसके पास अब किसी को रोकने का भी हक नहीं बचा था, क्योंकि उसके अपने ही फैसलों ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और पूरे घर में सिर्फ सन्नाटा और पछतावे की आवाज बाकी रह गई। फिर प्रिया अपने कमरे में गई और जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगी। उसने अपने छोटे बेटे का हाथ पकड़ा और दूसरे बच्चे को गोद में उठाया और बाहर आकर बोली,
मैं इस घर में अब एक पल भी नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। तभी पिताजी उसके सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने बहुत शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, रुक जाओ बेटा, तुम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। तुम इस घर की बहू ही नहीं, मेरी बेटी भी हो, और ये दोनों बच्चे मेरे पोता पोती हैं। मैं तुम्हें इन्हें लेकर जाने नहीं दूंगा। अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो राहुल होगा, जिसने इतनी बड़ी गलती की है, तुम नहीं। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ नहीं बोल पाई और वहीं बैठकर रोने लगी। दूसरी तरफ राहुल हम सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। उसका सर शर्म से झुका हुआ था। उसकी आंखें लगातार रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। वो एक एक करके हम सबके सामने माफी मांग रहा था। वो बार बार कह रहा था कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैं जानता हूँ कि मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन उस समय मैं बहुत डर गया था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपनी कायरता की वजह से इतना बड़ा पाप कर बैठा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं जिंदगी भर इस गलती का बोझ उठाता रहूंगा। उसकी आवाज में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरे दिल में उस समय बहुत दर्द था। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, राहुल, आज जो तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, मुझे नहीं पता ये सच्चा पछतावा है, ये सिर्फ अपना घर बसाने की कोशिश। लेकिन जो दर्द तुमने एक मासूम बच्ची को दिया और जो दर्द इतने सालों तक हम सबसे छिपाकर रखा, उसे कोई नहीं बदल सकता। इतना सुनते ही राहुल मेरे पैरों की तरफ झुक गया। वो मेरे पैर पकड़ने लगा, लेकिन मैं फिर तुरंत पीछे हट गई। उसने रोते हुए कहा, भाभी, मुझे मत ठुकराइए। मैं जानता हूँ मैंने आपके भरोसे को तोड़ा है, लेकिन मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। फिर वो खुशी की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बेटा खुशी, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। तुम मेरी बेटी हो। मैं तुम्हें कभी अपना नाम नहीं दे पाया, लेकिन मैंने हर दिन तुम्हें दूर से प्यार किया है। मेरे अंदर सच बोलने की हिम्मत कभी नहीं हुई, और यही मेरी सबसे बड़ी सजा है। मैं अपनी पूरी जिंदगी इस बात का पछतावा करता रहूंगा कि खुशी कुछ पल तक चुप रही। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं आपको पिता नहीं मान सकती, क्योंकि पिता सिर्फ जन्म देने से नहीं बनता, लेकिन मैं अपने दिल से नफरत भी नहीं रखना चाहती। दादाजी, आप इन्हें इस घर से मत निकालिए। आखिर ये आपके बेटे हैं। अगर ये चले गए तो आप ही सबसे ज्यादा दुखी होंगे। मैं इन्हें कभी पिता का दर्जा नहीं दूंगी, लेकिन मैं इन्हें माफ जरूर करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ये परिवार हमेशा के लिए टूट जाए। उसकी बातें सुनकर पूरे घर में फिर से सन्नाटा छा गया। राहुल फूट फूट कर रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर सबका धन्यवाद किया कि कम से कम उसे माफी मांगने का मौका तो मिला। मैंने भी उसकी तरफ देखा और कहा कि राहुल, मैं तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए कभी नहीं भूल सकती, लेकिन अगर इंसान अपने किए पर सच्चा पछताए तो उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। इसलिए आज भी मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन याद रखना, इस भरोसे को दोबारा कभी मत तोड़ना। उसी दिन खुशी की विदाई हुई और वो अपने ससुराल चली गई। उसके जाने के बाद घर फिर से शांत हो गया। अब घर में मैं, माँ जी, बाबूजी, राहुल और प्रिया रहते थे, लेकिन पहले जैसा माहौल नहीं था। प्रिया राहुल से बहुत कम बात करती थी। मैं भी सिर्फ ज़रूरत की बात करती थी। बाबूजी तो कई दिनों तक राहुल की तरफ देखते भी नहीं थे। वो अपने बेटे से बहुत नाराज थे। राहुल हर दिन अपने किए का पछतावा करता था। वो बाबूजी के पास जाकर बैठता, उनसे बात करने की कोशिश करता, लेकिन बाबूजी बिना कुछ कहे उठकर वहां से चले जाते। कई बार मैंने उसे अकेले बैठकर रोते हुए देखा। तब मुझे महसूस होने लगा कि उसे सच में अपनी गलती का एहसास है। वो अब पहले वाला राहुल नहीं रहा था। समय के साथ उसका पछतावा और गहरा होता चला गया। एक दिन मैंने खुद बाबूजी के पास जाकर कहा, पिताजी, इंसान से गलती हो ही जाती है। राहुल ने बहुत बड़ी गलती की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसे अपनी गलती का सच्चा पछतावा भी है। अगर आप उसे जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे तो वो हर दिन अंदर ही अंदर मरता रहेगा। आपने हमेशा हमें माफ करना सिखाया है। आज अपने बेटे को भी एक मौका दे दीजिए। मेरी बात सुनकर बाबूजी काफी देर तक चुप खड़े रहे। फिर उन्होंने राहुल को अपने पास बुलाया। राहुल आते ही उनके पैरों में गिर पड़ा और फिर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, पिताजी, मुझे एक बार माफ कर दीजिए। मैं जिंदगी भर आपका सर झुकने नहीं दूंगा। बाबूजी की आंखें भर आईं और उन्होंने राहुल को उठाकर गले लगा लिया और कहा कि जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है तो बाकी जिंदगी अच्छे इंसान बनकर जीना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा और सबसे बड़ा प्रायश्चित होगा। उस दिन के बाद हमारे परिवार में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। खुशी जब भी अपने ससुराल से हमारे घर आती तो पहले की तरह सबसे मिलती। माँ जी और बाबूजी उसे आज भी अपनी सगी पोती की तरह ही प्यार करते थे।
और मैं उसे देखकर हर बार ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती थी, क्योंकि जिस बच्ची को मैंने एक रात अपने घर के गेट से उठाया था, वही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। आज भी हमारा परिवार साथ है। हम सब ने बहुत दुख देखे, बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ भी देखी, लेकिन आखिर में हमने माफ़ करना और रिश्तों को सँभालना सीख लिया। और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख रही कि खून से नहीं बल्कि प्यार से रिश्ते बनते हैं और वही रिश्ते सबसे ज़्यादा मज़बूत होते हैं।